हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन को। और जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विकास लखेड़ा को। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दीप्ति उमाशंकर को। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सुपर हो सकते हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ये हमारे दोस्तों करंट के क्वेश्चन है, जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं। करंट के बाद में दोस्तों इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो किशोर मकवाना है। और भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राजेश कुमार सिंह को। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अजय भादु है। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पीके मिश्रा को। और वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके सभी वैकेंसीज के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया गया है। आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं दोस्तों। आप जानते हैं एसएससी में बात की जाए तो सीजीएल आपका चल ही रहा है,
इसके बाद में आपका MTS है, फिर आपका दोस्तों GD लगा हुआ है। रेलवे में बात की जाए तो सबसे पहले आपका RPF कांस्टेबल एवं SI, इसके बाद में LP है, टेक्नीशियन है, NTPC और ग्रुप डी है। दोस्तों इसमें आपके पूरे क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए PDF को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर। तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। मोस्ट वन सीट आपके सामने लगा दी गई, 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आपको दोस्तों एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों A to Z आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुल दास देशपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हजारों बार पूछा गया प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने। आगे बढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये वो माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो बेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय भी पूछ जाता है डाकली, दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। आगे बढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट यहाँ से क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे। बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है, पूरी तरह से आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट देखिए, 1924 के बेलगाम कर्नाटक में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। अगला पॉइंट है, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। डॉक्टरली पूरी तरह से दोस्तों आप इसको प्रिपेयर रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। इसी के साथ ही पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन, कहा कि लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन किस टॉपिक से है दोस्तों? संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट वन सीट आपके सामने लगाई गई, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट कंप्लीट किए गए। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। अब ये कि एक फैक्ट दोस्तों आप लोग कॉन्स्टेंट होकर देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। यानी टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़िएगा दोस्तों,
इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये सारे ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों, आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये थे दोस्तों आपके बेसिक चीजें, जहां से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकलते हैं। अब आपका टॉपिक जो था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, उनको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिएगा, नोट है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, ध्यान देंगे। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। अगला है आपका 21वां संशोधन जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। 42वां आपका हो ही चुका है, डाक लिया आप लोग। 44वां देखिए, तो 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर ये एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे हर क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखिएगा जो कि 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। हजारों बार पूछे गए सारे सेंटेंस हैं दोस्तों, फैक्ट। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजात आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन आप लोग देखेंगे जो कि 1991 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। वो हर फैक्ट, वो हर सेंटेंस, वो हर टॉपिक्स हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया गया है दोस्तों। जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला देखिएगा 73वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। नेक्स्ट 86वां संशोधन देखेंगे जो कि 2002 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। 51वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, इसी में इस संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। अलग अलग टेंस से दोस्तों क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका 92वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। देखेंगे इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। अब दोस्तों टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 है। और ये किस सूची में आता है? 8वीं सूची में आता है। ध्यान रखेंगे। 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में हुआ था। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। और ये भी ध्यान रखेंगे जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला पॉइंट, इसमें जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। नेक्स्ट 102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े से और हैं, बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। क्या है दोस्तों? 105वां संशोधन जो कि 2021 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति बहाल कर दी।
106वां संशोधन देखेंगे कि जो कि 2023 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, किस टॉपिक से लगा हुआ है। त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाता है। कहाँ पे? केरल में। कौन सा टॉपिक है? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, पर्व। आपका सुपर टॉपिक्स रहेगा। आप देखेंगे दोस्तों ये सारे जितने भी फैक्ट हम डाल रखे हैं आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा? त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। कहाँ पे? केरल में। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूरपुरम उत्सव दोनों एक साथ देखेंगे। ये केरल में मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। अगला दोस्तों जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वांगला महोत्सव जो कि मेघालय में आयोजित किया जाता है। अगला है हार्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोसांग महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। फिर है दोस्तों आपका गणगौर महोत्सव और घूमर, ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव आपका हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट संगई महोत्सव और लाई हराउबा जो कि मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादि पर्व, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों बिहुला महोत्सव मोस्ट बड़ा ये बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्यौहार, बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किया जाता है। मांडू महोत्सव दोस्तों ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी, चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ हो गया और दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल हो गया, बैसाखी हो गया ये पंजाब में मनाया जाता है। गरबा और डांडिया ये गुजरात में मनाया जाता है। बाउल और जात्रा ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में मनाता है। इसको आप पूरी तरह से रट के रखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन किस टॉपिक से दोस्तों? बौद्ध धर्म से। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ पे निकलते हैं। मोस्ट मस्ट सीट आपके सामने 100% सब कुछ कवर है। आप इसको दोस्तों अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब एक एक फैक्ट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि साकी गण के प्रधान थे और माता महामाया जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध, संघ एवं धम्म ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा धम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटक की भाषा पाली है। तीनों पिटक के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन का ट्रेंड दोस्तों अलग कर दिया जाए निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है, भाग नहीं, अंग नहीं है, तो ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं रिविजन व PDF के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों? कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। नेक्स्ट हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। आगे बढ़िएगा। अब बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियां होती हैं, आप लोग जानते होंगे, उनको भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। तो बौद्ध धर्म की महासंगीतियां देखेंगे। बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट
द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन की बात की जाए 383 ईसा पूर्व में वैशाली में काला शोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब इन महासंगीतियों के जो अध्यक्ष बने थे उनको भी आप लोग कवर कर लीजिए, क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करें दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन सर्वकामी या सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मोगलिकपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। सब आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, एसएससी एग्जाम रेलवे एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 की जो वैकेंसी लगी हुई है इसका भी पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपीएससी ट्रिपल एससी से जुड़े दोस्तों विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस और यूपी स्पेशल के स्टैटिक व करंट के दोस्तों नए वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। एग्जैक्ट लोकेशन भी हम डाल देते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन में यही आता है ज़्यादातर दोस्तों, इसलिए हम डाल देते हैं। अब आपका टॉपिक क्या है, भारत के प्रमुख इमारतें और मंदिर। डाकले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपका सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। 100% सब कुछ कवर किया गया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। देखिएगा एक तरफ इमारतों एवं मंदिरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए। शुरू करते हैं दोस्तों। अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में। सब आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। तरम्बकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों पुष्कर राजस्थान में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। आगे बढ़िएगा। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। नेक्स्ट वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर दोस्तों आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में है। सब कुछ इतना आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों, भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य, आप जानते हैं डाकले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर का नैनीताल उत्तराखंड में। देखेगा एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित स्थान। पहले पॉइंट की बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो जोरहाट असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में है। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दिया गया है दोस्तों, ताकि ऑप्शन में आपके यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। बेतला राष्ट्रीय पार्क पलामू झारखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जूनागढ़ गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर कर्नाटक में। केवलादेव पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में। दच्चीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा कर्नाटक में। नंदा देवी पशु विहार चमोली उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका बिहार में। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखनी है। अगला क्या दोस्तों आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीही एवं सरगुजा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों थोड़ा सा साइंस भी कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, वीडियोस को लंबा नहीं करेंगे। अन्य वीडियोस में साइंस के अन्य टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक उसमें आता है दोस्तों आपका विटामिन। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों मोस्ट वाला सीट आपके सामने सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर आप इस सीट को अच्छे से रिवाइज रखते हैं, विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन को आप लोग। पहला है, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है दोस्तों, तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी है। अगला है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो विटामिन ए डी ई के है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब यहाँ पे इस सीट को आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए, जिसमें विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं इस सीट के जरिए कवर कर लिया गया। देखेंगे सबसे पहले विटामिन के नाम रखे गए हैं, उसके बाद उसका रासायनिक नाम डायरेक्टली पूछा था, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, ये भी पूरी तरह से कवर किया गया है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से परवासी अरक्तता होती है। विटामिन सी मोस्ट माना, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी एवं मसूड़े का फूलना, ऐसे रोग हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न जमना। डाकली पूछा था, हजारों बार पूछा गया हो, आप लोग जानते होंगे। अगला दोस्तों टॉपिक आपका लगा हो, लेकिन इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। अन्य वीडियोस में दोस्तों अन्य सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।